चलिए श्रुति, पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। So, yes, sir. The radius of innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. What is the radius of orbit in the second excited state? ओके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आपको अब इनर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस आपको दी गई है और आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी रेडियस निकालनी है। कल कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? यस, ये देखिए बच्चों, सेकेंड इनर मोस्ट ऑर्बिट स्टेट के लिए जो होती है n=1 हुआ करती है, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है जिसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ओके, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए जो n=2 होता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए n=1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2 होता है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n=3 होता है। तो रेडियस का फॉर्मूला पहले भी बताया है, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। तो n=1 के लिए जो अपने पास n=1 के लिए निकलेगा, ये निकलेगा अपने पास। ओके, R1 है, ये R1 है। नाउ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए R3=3 स्क्वायर आ जाएगा, तो R1 अपॉन R3=9। तो R3=9 R1 या 9 मल्टीप्लाइड बाई 5.3 इंटू 10⁻11। सो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आराम से देखिए, केवल फॉर्मूला लग गया है R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो R1 अपॉन R3। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज है और आवाज भी बहुत लैग मार रही है। यस सर, मुझे लगा सर मेरा नेटवर्क वीक है इसलिए ऐसा हो रहा है, सर आप ही का है शायद। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको इनर मोस्ट रेडियस दी गई है, मतलब R1 दी गई है और आपसे R3 पूछी गई है। तो आपको बताया था R इज प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर। बोलो हाँ। हेलो। हाँ सर। ओके, तो रेशियो रूल लग जाएगा बेटा यहाँ पे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, जैसा एक रेशियो रूल लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे R1 अपॉन R2, यहाँ पे R3 अपॉन R1 चाहिए है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और R1, तो R3 बाई R1 इज इक्वल टू n3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो R3 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ R1। होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। यस सर, होगा। तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रेडियस में, तो फाइनल रेडियस आ जाएगी कि नहीं आएगी? यस सर। डन। यस सर, आ जाएगी। डन। डन सर सर। लास्ट हाँ बेटा, सर क्या 9 का मल्टीप्लाई R1 में क्यों? बेटा? जो रेडियस का फॉर्मूला होता है R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हुआ करता है मानसी, ठीक है। यस सर। रेडियस जो होती है n के स्क्वायर टर्म में बढ़ा करती है। तो बेटा अगर इसको ब्रेक कर दो आप, तो R1 अपॉन R3 इक्वल टू, तो n1 अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन n3 का स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। इसको पलट दो, तो R3 बाई R1 इक्वल टू n3। n3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट होता है ना सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। तो 3 का स्क्वायर 9 और फर्स्ट Yes, sir. ग्राउंड स्टेट तो होती है 1 का स्क्वायर 1, तो R1 चला जाएगा 9 के साथ, तो R3 इक्वल्स टू 9 R1 नहीं बनेगा क्या? अच्छा सर ओके सर। डन। और सर रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि R3 निकालना था ना बेटा हम लोग को, हमें R3 चाहिए ना। अच्छा सर, ओके सर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सर क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रुति अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। सब फ्रीज है, एक मिनट सर। यस सर, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज absorbed from sunlight by an ozone layer? हाँ बताओ भाई मानसी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट जो है वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सर? हाँ, कौन सा पार्ट ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर देती है?
खबरदार किसी ने अगर मानसी को माइक्रोवेव सर बताया यूवी तो। रेडिएशन वाला। हाँ, सर यूवी रेडिएशन वाला। यूवी रेडिएशन वाला, हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट तो आंसर सर है ओजोन लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। हाँ बोलो। यूवी बिल्कुल सही। रेज। चलिए नेक्स्ट सर क्वेश्चन। 2 मिनट सर, 10⁻² वेव की रहती है किस वेव की? 10⁻², 10 यस रेस टू सर। दी पावर 2 मीटर, मतलब 100 मीटर। बेटा रेडियो वेव की होती है ये, चेक करो रेडियो वेव है कि माइक्रोवेव है आंसर। 10⁻² रेडियो वेव की होगी पक्का। 100 मीटर सर की। एक्चुअली मुझे खुद क्लियर नहीं है, बट फिजिक्स के पेपर में आया था सर, तो हाँ मैं रेडियो हाँ, वेव लिख के आई थी। सही है सही है, 100 मीटर रेडियो वेव की होती तो है। सर करेक्ट होगा। हाँ सही है सही है, 100 मीटर रेडियो वेव की होगी। ओके सर। और अगर 10⁻⁻² मीटर होता तो बेटा वो होती माइक्रोवेव की। समझ गए। ओके सर, और नहीं सर 2 ही था, 10⁻²। हाँ तो रेडियो यस वेव सर। है, रेडियो वेव है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार कराया हुआ है, पेपर नंबर 1 जो डाला है मैंने ब्लास्टर का, ब्लास्टर नंबर 1 या 2 में मिलेगा आपको सेम क्वेश्चन, ठीक है। जी सर। चलो, तो ओजोन लेयर वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो श्रुति। श्रुति, सर स्क्रीन फ्रीज है। अरे क्या हो रहा है भाई, देखो पहुंच गई होगी अब। सर नहीं सर, अभी भी नहीं फ्रीज पहुंची। ही है। ओए, नहीं सर। अभी क्लियर है। नो सर। ओके, एक मिनट P एक is मिनट एक मिनट, फिर से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। when primary coil P is moved towards secondary coil S, as shown in the figure below. The galvanometer shows momentary deflection. What is can be done to have larger deflection in the galvanometer with the same battery? चलो State the चलो related चलो, law. पहले पहले बताओ, पहले श्रुति ये बताओ, अगर सेम बैटरी का यूज करके हमें अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए इस गैल्वेनोमीटर में तो हम क्या करेंगे, बताओ। अगर इसी बैटरी पर मुझे ज्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए इस गैल्वेनोमीटर में तो मैं क्या कर सकता हूं। सर वो कौन सा था सर? AC जनरेटर। एसी जनरेटर, यहां पे कहां से एसी जनरेटर आ सर गया। एक मिनट, सर वो रिस्टोरिंग टॉर्क वाला था ना? नहीं बेटा, ओहो माय गॉड, क्या कर रहे हो भाई, कहां रीस्टोरिंग टॉर्क आ गया इस कंसेप्ट में। ये कह रहा है एक आपके पास सर आपने पूछा क्या सर? एरिना, एक प्राइमरी कॉइल की बैटरी आपके पास रखी हुई है और बगल में नेबरिंग कॉइल रखी हुई है, और आपको इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। सर उसको पास ले जा सकते हैं उसके। वो तो वैसे भी ले सर जा रहे मैं हैं पास, बताऊं क्या? वो तो वैसे भी ले, एक सर एक मैं करके बताऊं? एक एक करके बताओ भाई, वैसे भी पास ले जा रहे हैं। सर स्पीड बढ़ा देंगे उसकी। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही, स्पीड बढ़ा देंगे। स्पीड बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाएगा, टाइम के साथ में फ्लक्स का चेंज बढ़ यस जाएगा, सर। क्योंकि d∅dt होता है तो टाइम कम हो जाएगा तो E बढ़ जाएगा। बोलो यस की नो श्रुति, हाँ सर, यस सर, याद आया। यस सर। ओके, चलिए पढ़िए आंसर एरिना। For larger deflection to coil P should be moved at a faster rate. बस एट अ फास्टर रेट अगर आप मूव करेंगे तो उससे जाने वाले फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज बढ़ जाएगा, जिससे कि ईएमएफ बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, क्लियर है। यस चलिए सर। मानसी बताइए इस, हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, तो सर फास्टर मूव करेंगे क्या सर? क्या चेंज करेंगे? बेटा इसको, ये जो कॉइल है ना, इसको जोर से लेके जाएंगे यहाँ पे, बोलो हाँ। हाँ सर। स्लो की जगह जोर से लेके जाएंगे तो ये बैटरी यहाँ से जा रही है,
करंट यहाँ से जा रही है तो करंट का यहाँ से फ्लक्स बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा फ्लक्स? हाँ सर, बन तो रहा है सर। हाँ, वो फ्लक्स बनेगा तो वो फ्लक्स तेजी से चेंज होगा कि नहीं होगा? तो सर अपन इसको टू एंड फ्रो मोशन में करते रहेंगे। बस हाँ, तो वही तो कह रहा है कि अगर अपन को ईएमएफ ज़्यादा चाहिए, इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? जितनी जोर से आगे पीछे करोगे आगे पीछे, उतना जोर का इसमें फ्लक्स चेंज होगा। और E इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। टाइम कम होगा मूव करने का तो ईएमएफ ज़्यादा बनेगा, मतलब करंट ज़्यादा बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके सर, ये क्लियर हो गया। हाँ, तो मानसी बताओ इसी बात पे, स्टेट द रिलेटेड लॉ। कौन सा लॉ रिलेट करता है इस चीज को? सर फेराडे। हाँ बिल्कुल सही, फेराडेज लॉ। इस चीज को फेराडे लॉ रिलेट करता है, ठीक है ना? फेराडेज लॉ से पढ़ो मानसी, फेराडेज लॉ क्या होता है? Faraday's law. The induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux link with the circuit। जो EMF प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। क्लियर बच्चों? से एवरीवन यस? हेलो, हाँ बोलो श्रुति, एरिना, समझ में आया? डेट कंफर्म नहीं है ना? नहीं नहीं भाई कौन सी डेट कंफर्म नहीं है? सब प्रैक्टिकल्स की। ओके चलो बच्चों, हमने रीस्टार्ट कर लिया है सिस्टम। अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अब प्रॉब्लम अगर होती है तो फिर जो एरिना तो फैसला, फिर क्या सर? फिर जो एरिना का फैसला होगा वही सबको मान्य होगा, ओके सर ओके। क्योंकि हमारी नेता एरिना है भाई। तो पिछले क्वेश्चन में हमने रिलेटेड लॉ की बात करी, और जो रिलेटेड लॉ था वो हमारे पास जो है वो फेराडेज लॉ है यहाँ पे। मानसी क्लियर हुआ? मानसी आपने बताया फेराडेज लॉ बिल्कुल सही है। फेराडेज लॉ क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो ई होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, जिसको हम लिखते हैं कि ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। डन? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर द टीवी ट्रांसमिशन? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज वेव्स एंड लाइट वेव्स? भाई टीवी ट्रांसमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे बाहर चला गया सिलेबस से, फिर भी देख लेते हैं बच्चों। टीवी ट्रांसमिशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 76 से लेके 890 मेगाहर्ट्ज। ओके और दोनों के लिए कॉमन क्या होती है दोनों वेव्स के लिए, कि दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब दोनों ही लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। द स्पीड ऑफ वेव्स आर सेम फॉर टीवी वेव्स एंड लाइट वेव्स। चलिए, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। A biconvex lens has a क्या हुआ? फिर से पढ़ो। A biconvex lens has a focal length 2 by 3 times the radius of curvature of either surface. Calculate the refractive index of lens material. एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है 2/3 टाइम्स ऑफ the radius of curvature of either surface. A biconvex lens has a focal length 2/3 times the radius of curvature of the either surface. Calculate the refractive index of the lens material. बेटा देखो मानसी, कभी भी फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बेटा आपको बाइकॉन्वेक्स के केस में लगाना है लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर्स फार्मूला क्या कहता है? लेंस मेकर्स फार्मूला कहता है कि 1/f इक्वल टू n-1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n-1, 1/r1 -1/r2। अब देखो बेटा बाई कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स है,
तो अगर इस पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर आप R1 को R लेते हो तो बताओ एरिना, R2 को क्या लोगे? बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों इक्वल जैसे हैं, तो R2 को क्या लोगे? बोलो एरिना। R2 इस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? सर एक बार रिपीट कीजिए फिर से। अगर आपके पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है, अगर L1 पार्ट जो L1 और L2 पार्ट से मिलकर बना होता है, अगर L1 पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस R होती है तो L2 पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? माइनस R। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो R1 इक्वल टू प्लस R एंड R2 इक्वल टू माइनस R। हेलो सर, माइनस R। हाँ, माइनस R, बिल्कुल सही। तो R1 इक्वल्स टू प्लस R एंड R2 इक्वल टू माइनस R। क्लियर है? यस सर। चलिए, Yes, sir. ओके। यस सर। अब देखिए तीसरा इसमें जो पार्ट बोला गया है वो ये बोला गया है कि जो फोकल लेंथ है वो 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मतलब फोकल लेंथ F इक्वल्स टू 2/3 ऑफ R। F इक्वल टू 2/3 ऑफ R। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं F की जगह 2/3R। तो 1/F कितना हो जाएगा? 1/F जो है 3R/2 हो जाएगा। क्लियर है? 3/2R हो जाएगा। क्लियर है? 3/2R। तो 1/F Yes, की sir. जगह 3/2R इक्वल टू n-1 1/R1 माइनस 1/R2। बेटा पुट करो, देखो 1/R1 की जगह 1/R और माइनस 1/R2 माइनस 1/R, तो 2/R हो जाएगा। देखो कैसे, 1/R1 मतलब 1/R माइनस 1/R2 मतलब माइनस 1/R, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/R प्लस 1/R मीन्स 2/R हो गया। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर सर। Yes, हाँ, sir. तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व के वैल्यू 7/4 निकालिए, कॉपी में चेक करिए ये वैल्यू सही है कि गलत है। निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्व करने के बाद, प्लीज सॉल्व कीजिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति, क्वेश्चन नंबर 14। Why does the sun appear reddish at sunset or sunrise? सेकंड For क्वेश्चन। which color the refractive index of prism material is maximum and minimum? तो चलो सेकंड वाला पार्ट तो मेरे को बता दो आप एरिना कि किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा और किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। बोलो, प्रिज्म किस कलर के लिए मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ सर रेड के लिए मैक्सिमम होगा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेड के लिए मैक्सिमम। अच्छा, यस सर। फॉर रेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम मींस यू आर सेइंग म्यू आर इज ग्रेटर देन म्यू वॉयलेट। अच्छा चलो देखते हैं सही बोला आपने कि गलत बोला। श्रुति तुम एग्री करती हो? सर लैम्डा तो सर रेड के लिए ज्यादा होता है तो सर म्यू तो कम होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। लैम्डा इज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बिल्कुल सही। या जिसका लैम्डा ज्यादा होता तो रेड कलर का म्यू लैम्डा ज्यादा होता है, एज लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वॉयलेट, सो म्यू आर इज लेस देन म्यू वॉयलेट। मतलब वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, इसलिए वॉयलेट कलर डिस्पर्सन में सबसे नीचे आता है और रेड कलर सबसे ऊपर आता है। याद आया एरिना? यस सर, याद आया। हाँ, तो ये गड़बड़ हो गया आपका, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। अब आंसर पढ़िएगा। हाँ, आंसर पढ़ो एरिना, फर्स्ट पॉइंट। The light is scattered by air molecules. According to Lord Rayleigh, the intensity of scattered light I is inversely proportional to wavelength to the power 4, which implies I is inversely proportional to lambda to the power 4. As lambda blue is smaller than lambda red, accordingly blue color is scattered the most and red the least. So sky appears blue. At the time of sunrise and sunset, blue color is scattered the most and red color enters our eyes. So sunrise and sunset appear red. समझ में आ गया बच्चों? सबसे ज्यादा ब्लू कलर स्कैटर होगा क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए हमको बाकी टाइम में जो होता है वो आसमान नीला दिखाई देता है। बट सनराइज और सनसेट के समय में रेड कलर बेहद कम स्कैटर होता है ना।
तो स्पेशली उन रीजन पे जहाँ पे सन हुआ करता है, उन रीजन को देखने पे हमें आसमान लाल दिखाई देता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, सेकेंड पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index of prism material is maximum for violet and minimum for red color. सही बात है, वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है रेड कलर के लिए। चलिए अगला सवाल, श्रुति, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा जाए। Yes, sir. An electron is accelerated through a potential difference of 144 volts. What is the de Broglie wavelength associated with it? To which part of the electromagnetic spectrum does this wavelength correspond? ओके चलो भाई, तो पहले तो निकालना है 144 वोल्ट में आपको वेवलेंथ निकालना है, साथ ही साथ ज्ञान का प्रयोग करके बताना है कि ये जो वेवलेंथ है ये किस रीजन में आ करके ड्रॉप होगी। तो देखिए फॉर्मूला होता है बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लिख लो लैम्डा इक्वल टू, कितने बार बता चुका हूँ बच्चों, याद हो गया कि नहीं हुआ अभी तक, 2MEV, बोलो। Yes, sir. लैम्डा इक्वल टू H/2MEV, वैल्यू पुट करते हैं बेटा। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, 1 एंगस्ट्रॉम किसका होता है बेटा, एक्स रेस की, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर, वेवलेंथ किसकी होती है, एक्स रेस। क्लियर हुआ, तो ये किसको कॉरस्पॉन्ड Yes, करेगा, एक्स रेस को। एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मानसी, जहां दिक्कत हो इंटरप्ट कीजिएगा, है ना, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो बेटा श्रुति, क्वेश्चन नंबर 19। A parallel plate capacitor, each with plate area A and separation D, is charged to a potential difference V. The battery used to charge it remains connected. A dielectric slab of thickness D and dielectric constant K is now placed between the plates. What change, if any, will take place in first, charge on plates, second, electric field intensity between the plates, and capacitance of the capacitor? चलिए जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो भैया देखो क्या कह रहा है कि पहले आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, एरिया ए था, डिस्टेंस डी थी, एक उसको चार्ज किया गया और बैटरी इज यूज टू चार्ज इट रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब बैटरी कनेक्टेड है, जो चार्ज कर रही थी बैटरी कनेक्टेड है। तो आपको बताना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, नंबर 1 चार्ज पर, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पर, नंबर 3 कैपेसिटी पर। बताइए श्रुति क्या प्रभाव पड़ेगा, चार्ज बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या उतना ही रहेगा? सर के टाइम्स हो जाएगा चार्ज। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है, तो कैपेसिटी क्योंकि बढ़ चुकी है, तो कैपेसिटी बढ़ने से चार्ज जो जाएगा बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ने की वजह से चार्ज के टाइम्स हो जाएगा। मतलब श्रुति का कहना है कि नया चार्ज Q डैश इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पुराना चार्ज। ओके चलो सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कहना है E डैश इक्वल टू E रहेगा। चलिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, KC0, C डैश इक्वल्स टू KC0। चेक करते हैं, जस्टिफाई भी करेंगे बाद में। चलिए चेक, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा क्या, देख लेते हैं कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। भाई रिमेन्स द सेम, क्योंकि बेटा वोल्टेज जो होगा वो वोल्टेज सेम है ना, क्योंकि आपने कनेक्ट कर रखा है ना बेटा, कनेक्ट कर रखा है ना। अगर कनेक्ट ना किया होता तो V डैश इक्वल टू V बाई K हो जाता बेटा। ओके सर, एरिना बट कनेक्टेड है तो V डैश इक्वल टू V ही तो रहेगा, बोलो यस। यस सर, क्योंकि उसको बैटरी तो उतना वोल्टेज दे रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है V बाई D, यस सर, तो वो सेम रहेगा क्योंकि V तो बदला नहीं। हाँ अगर आप बैटरी हटा देते तो V डैश जो होता है V बाई K हो जाता, तो V अपॉन KD, तो जो आपके अकॉर्डिंगली E डैश इक्वल टू E बाई K आता। ऐसा होता था ना जब वो डिस्कनेक्ट होता था, है? हाँ सर। कनेक्टेड में नो चेंज। बहुत अलर्ट श्रुति, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, फुल अलर्ट है आप यहाँ पे। तो नंबर 1 चार्ज की बात करते हैं, चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू CV, V सेम है, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो चार्ज जो है प्लेट का इंक्रीज हो गया, एंड Q डैश इक्वल टू K टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल चार्ज, बिल्कुल सही। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V बाई D, V कॉन्स्टेंट है, D कॉन्स्टेंट है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम। थर्ड, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस एज K इज ग्रेटर देन 1, यानी कि हमने तो और अच्छे से बोला भैया C डैश इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C0, मतलब कैपेसिटी जो होगी नई वाली वो पुराने वाली की K गुना हो जाएगी। क्लियर? यस सर। हाँ यस,
तो प्लीज ये क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए। एक बार इसको और समझा देते हैं। चलिए देखिए, इसमें ये कहा गया है एरिना, सॉरी मानसी, कि आपके पास कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, आप इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो K इंटेंसिटी का, भर देते हो। तो पहले की कंडीशन में सर? जब, हाँ बोलो। तो कैपेसिटर क्या होता है, मैं भूल गई सर। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने वाली डिवाइस को कैपेसिटर बोलते हैं, जो चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर ओके करने सर। वाली डिवाइस को कैपेसिटर बोलते हैं। और कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन V। ओके, जी सर। what is capacitance of a capacitor? It is the amount of charge to raise the potential of a body by 1 volt। किसी बॉडी के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए वो बॉडी जो चार्ज स्टोर करती है, जो चार्ज रिटेन करती है, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। तो क्वेश्चन ये था बेटा, ये आपके पास एक कैपेसिटर था और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी शुरुआत में हवा भरी हुई थी इसमें, और ये वोल्टेज से कनेक्टेड था, V वोल्टेज से कनेक्टेड था। बाद में इसमें K डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया और इसको कनेक्ट रहने दिया गया। तो बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो बेटा, अगर इसकी कैपेसिटी C होती है और K डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो, तो जो नई कैपेसिटी आती है C डैश, वो हो जाती है K टाइम्स ऑफ पुरानी कैपेसिटी, यानी C डैश इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C। वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वोल्टेज कनेक्टेड है। तो नया वोल्टेज इक्वल टू पुराना वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है V/D। तो बेटा डिस्टेंस का डिवाइड करोगे तो वोल्टेज में जब चेंज नहीं हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब E डैश इक्वल टू E ही रहेगा, क्योंकि वोल्टेज नहीं बदला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। कुछ पूछना है इसमें तो पूछो। क्लियर है? नहीं सर, यस सर, क्लियर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वाई इज द कम्युनिकेशन यूजिंग लाइन ऑफ साइट मोड इज लिमिटेड फ्रिक्वेंसीज अब 40 मेगाहर्ट्ज। पहला पार्ट बाहर हो गया सिलेबस के। दूसरा पार्ट, ए ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ द टावर हैज़ अ 32 मीटर एंड हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज 50 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन इन लाइन ऑफ साइट मोड। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन बाहर हो गए हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन थे, दोनों ही बाहर हो गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के बारे में थ्योरी भविष्य में पढ़ लीजिएगा, और ये इसका सेकेंड पार्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, बीट स्टोन ब्रिज, बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए श्रुति। इन अ मीटर ब्रिज, In a meter bridge, the null point is found at a distance of 60 centimeter from A. If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, the null point occurs at 50 centimeter. Determine the values of R and S. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए बच्चों। दो डायग्राम बनेंगे। पहले वाले में आपके पास जो नल पॉइंट मिल रहा है वो 60 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, मतलब कंडीशन क्या बनेगी मित्रों, R अपॉन S इक्वल टू 60 सेंटीमीटर यानी 60 अपॉन 100 माइनस L मतलब 40। तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, तो R अपॉन S इक्वल टू 2/3। बोलो बच्चों हाँ। हाँ सर। हाँ, कौन सा फॉर्मूला लग गया मानसी? R अपॉन S इक्वल टू, हाँ 3/2 हाँ भी बोल दिया 3/2 एग्जैक्टली, यस। तो R अपॉन S इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लग गया मानसी? L अपॉन 100 माइनस L। L क्या होती है? बैलेंसिंग लेंथ जो होती है ए कॉर्नर से, ठीक है ना? बोलो यस। यस सर। नल पॉइंट क्या होता है सर? क्या? जहाँ पे जीरो। नल पॉइंट जहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है उसको नल पॉइंट बोलते हैं। नल पॉइंट पर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो करंट जाने से मना कर देती है, क्योंकि करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल चलती है, बट जब पोटेंशियल सेम होगा तो करंट जाएगी नहीं, तो इसको बोलेंगे नल पॉइंट। तो पहला नल पॉइंट आपको मिला 50 सेंटीमीटर पर, सॉरी कितने पर? 60 पर। तो ऊपर आएगा 60, नीचे आएगा 100 माइनस 60 मतलब 40। बोलो यस। यस सर। चलो दूसरा, अब कह रहा नाउ इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड विद S के साथ जोड़ा है, S के R के साथ मत जोड़ देना। तो मतलब क्या हो जाएगा नया सिस्टम? R अपॉन S प्लस 5 इक्वल टू कितने पे चला गया नल पॉइंट? नल पॉइंट अपीयर्स एट 50, तो ऊपर भी 50 और नीचे भी 50। बोलो यस की नो? Yes sir. 50 से 50 कैंसिल, मतलब R अपॉन S प्लस 5 इक्वल टू 1।
पलटी मार के r इक्वल टू एस प्लस 5, बोलिए यस। Yes, sir. अब यहाँ से r अपॉन एस इक्वल टू कितना आया था 3/2, r अपॉन एस इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5, 1.5, 3/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। हाँ सर। मतलब r इक्वल टू 1.5s, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ r की वैल्यू 1.5s, तो 1.5s माइनस s इक्वल टू 5, तो 1.5 में से 1s गए तो कितना बच गया बच्चों 0.5 इक्वल टू 0.5s इक्वल टू 5, बोलो यस। यस सर। Yes, हाँ तो sir. बेटा ये नीचे जाएगा तो 10 ऊपर आएगा, तो s इक्वल टू 10 ओम, क्लियर। क्लियर है Yes, सर। sir. चलो s इक्वल टू 10 ओम आ गया है। अब s का मल्टीप्लाई कर दोगे r के साथ 1.5 ओम के साथ 10 का, तो 15 ओम आ जाएगा, मतलब r इक्वल टू 15 ओम, क्लियर। क्लियर Yes, सर। sir. चेक करते हैं सर जी ने सही पढ़ाया कि गलत पढ़ाया, भाई देखते हैं। 15 और 10, 15 10 15 10, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही हमें आता है आंसर। r इक्वल्स टू 15 ओम एंड s इक्वल्स टू 10 ओम, क्लियर। क्लियर सर। Sir. चलिए तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने को है ही नहीं है, केवल सीरीज में s जोड़ दिया, उस ऊपर वाली रिलेशनशिप r का इस्तेमाल करके निकाल लेना है। बोलो कंफर्टेबल एकदम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। जी सर, बन जाएगा. जी सर। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेट नंबर 3 हमारा अंतिम सेट। टुक डुक 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 डुक, हाँ पहला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। विच Which part of electromagnetic spectrum is used in radar systems? बहुत बार इसका जिक्र हम कर चुके हैं। रडार सिस्टम में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करेंगे बच्चे लोगों। माइक्रोवेव। बिल्कुल सही, माइक्रोवेव को रिफ्लेक्ट करता है रडार, माइक्रोवेव से रडार ट्रांसमिशन हुआ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। Light in a medium whose critical angle is 30 degree. हाँ कैलकुलेट द स्पीड इन अ लाइट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ, Light in a medium हाँ whose critical angle is 30 degree. हाँ स्पीड ऑफ लाइट आपको कैलकुलेट करना है जिसका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री दिया गया है। तो आपको जो है यहाँ पर स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा म्यू इक्वल टू कितना होगा 1/sin c, क्लियर है। क्लियर है सर। हाँ Yes, sir. तो म्यू इक्वल टू 1/sin c, तो c इज इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया गया है, तो c का इस्तेमाल करके आप जो है म्यू निकाल लीजिए। तो देखिए 1/sin c का इस्तेमाल करके आपने म्यू निकाल लिया। अब आपको लाइट की स्पीड निकालनी है बच्चों। 10th क्लास का फॉर्मूला स्पीड इन मीडियम इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद आया कि नहीं याद आया। याद है सर। हाँ तो c इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 और डिवाइडेड बाई n की वैल्यू, n यहाँ पे कितना है बेटा 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, 2 ही दिया ना क्वेश्चन ने, हमें ही नहीं तो निकाला है Yes, sir. क्वेश्चन ने, क्यों आ हमें ही नहीं तो जाएगा। निकाला है, ये देखो 2, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर की नॉट क्लियर। Clear, sir. क्लियर है सर। क्लियर सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो श्रुति। Write the expression for Bohr's radius in a hydrogen atom. ओके हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स रेडियस का एक्सप्रेशन लिखो। बच्चों कई बार बोला है याद कर लेना, है ना। R1 फर्स्ट ऑर्बिट ही होता है इसमें, R1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो रेडियस होती है, एक ही ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन में, ज़्यादा तो होते नहीं है। अगर Rn का फॉर्मूला क्या हुआ था, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ई का स्क्वायर होता है, हाँ होता है। और क्या होता है, नीचे आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई आया करता है। तो बच्चों n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्योंकि Z भी आता है। हाँ जेड भी आता तो है, Z भी आता है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, जेड भी आता है। तो इसको पुट कर दो, तो n की वैल्यू 1 कर देंगे, तो आंसर ही आ जाएगा। बच्चों नोट कर लो, हाइड्रोजन ऑर्बिट की जो रेडियस होती है बोहर रेडियस, दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम या 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10 मीटर, 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर। क्लियर है सर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 12 12 12 12 12 12 हो गया, हाँ 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो एरीना। A coil Q is connected to low voltage bulb B and placed near another coil P is shown in the figure. Give reason to explain the following observations. The bulb B lights. B. सेकंड, A bulb gets dimmer if the coil Q is moved towards left. अगर हम कॉइल को बल्ब गेट्स डिमर इफ द कॉइल क्यू को हम लेफ्ट की तरफ ले जाएं तो बल्ब डिम होता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन बताओ कि बल्ब भी लाइट करने लग जाए। अच्छा, इनके पीछे रीज़न बताओ भैया। बल्ब भी लाइट करने लग जाएगा, इसका मतलब यहाँ से जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो एसी सोर्स लगा हुआ है, क्योंकि इसकी करंट बदलेगी, तो करंट बदलेगी तो इसका फ्लक्स भी कम ज़्यादा होगा। पहले कम से ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा से कम होगा। तो ये फ्लक्स इसमें भी बाउंडेड होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। हाँ सर। जब हमारा फ्लक्स दूसरे की कॉइल में बाउंडेड हो और उसके ऊपर ईएमएफ जनरेट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, तो म्यूचुअल इंडक्शन के चलते बच्चों यहाँ पे भी करंट की सप्लाई बन जाएगी कि नहीं बनेगी? यस सर। सेकेंड पॉइंट, जो बल्ब है डिमर, बल्ब गेट्स डिमर। बल्ब डिम क्यों हो जाएगा बेटा? जैसे आप इस कॉइल को दूर करोगे तो इससे जो कनेक्टेड फ्लक्स होगा उसमें कमी आएगी कि बढ़ोतरी आएगी? बोलो। कमी आएगी, उसमें कम हो जाएगा। मतलब इसके फ्लक्स के रीजन से वो चला जाएगा बाहर, तो फ्लक्स का चेंज होना रुक जाएगा। तो फ्लक्स जो होगा, जो बल्ब है वो डिम हो जाएगा, क्योंकि उससे जाने वाली करंट जो हो जाएगी कम हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलो भाई, 7th का पहला पार्ट था। इसके बाद 11th, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हट गया ये। तो चलो, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज वेव्स एंड लाइट वेव्स। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रिक्वेंसी अपने काम की नहीं है। हाँ, सेकेंड पार्ट देखेंगे बच्चों सीधे। पहला पार्ट छोड़ दिया अपन ने, ये छोड़ दो। दूसरा पार्ट पढ़िए एरिना। फर्स्ट पार्ट, द बल्ब बी The bulb B lights due to induced current in coil Q because of change in magnetic flux linked with it on a consequence of continuous variation of magnitude of alternating current flowing in P. Second part, When coil Q moves towards left, the rate of change of magnetic flux linked with Q decreases and so lesser current is induced in Q. हाँ बिल्कुल सही बात है। When coil Q moves left, the rate of change of magnetic flux linked with the coil Q decreases and so the lesser current is induced in Q। क्योंकि E is equal to होता है d phi by dt। अगर फ्लक्स जो हो जाएगा कम हो जाएगा तो अपने पास EMF भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Clear sir? यस सर। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक सेकेंड बच्चों, नाउ Done, क्वेश्चन, sir. हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की थर्ड पार्ट, 13 की। हाँ पढ़िए श्रुति, क्वेश्चन नंबर 13। Find the radius of curvature of the convex surface of a plano-convex lens whose focal length is 0.3 meter and the refractive index of the material of the lens is 1.5. देखिए, आपके पास कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और प्लेनो कॉन्वेक्स है, मतलब इस बार ये फर्स्ट R1 रहेगा प्लस R, R2 रहेगा माइनस R। अब इस बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके और फोकल लेंथ दे करके R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट तो फॉर्मूला पुट कर दो। सॉरी मैं भूल गया, प्लेनो कॉन्वेक्स है, मैंने बाई कॉन्वेक्स आपको बता दिया। अब देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में पहला वर्ड क्या है बच्चों? प्लेन। दूसरा वर्ड क्या है? कॉन्वेक्स। तो बच्चों पहला पार्ट कर देना प्लेन और दूसरा वर्ड कॉन्वेक्स। तो जो अपने पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा R1, वो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि फ्लैट है ना, तो फ्लैट वाले का सेंटर कहाँ पर होता है? फिर मिलेंगे इन्फिनिटी। और R2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों? माइनस R। क्लियर हुआ? Clear sir? Clear, हाँ, तो बच्चों फार्मूला क्या बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए? 1/f इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 की जगह 1/infinity माइनस 1/r माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 1 इन्फिनिटी 0 हो गया,
तो क्या बन गया 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r। वैल्यू रख करके 15 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए आप लोग थोड़ा 2 मिनट का टाइम लेके प्लीज। सर ओके सुनिए तो हाँ जी बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए श्रुति। An electron is accelerated through a potential difference of 64 volts. What is the de Broglie wavelength associated with it? To which part of the electromagnetic spectrum does this value of wavelength correspond? भाई दो चीज़ें बतानी है। नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और नंबर 2 आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से ये वेवलेंथ एसोसिएट होगी। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, आपको वेवलेंथ बतानी है बच्चों। तो देखिए पोटेंशियल वही फार्मूला लैम्डा इक्वल टू h/2 MeV। डायरेक्टली अगर यदि ये सब याद ना करना हो बच्चों तो एक बेस्ट फार्मूला है 12.27 अपॉन अंडर रूट V। और ये जो आंसर आता है ना बच्चों ये एंगस्ट्रॉम में आता है, एंगस्ट्रॉम, या मीटर में करना हो तो 10। हाँ तो डायरेक्टली ये याद कर लो। तो V की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो V की वैल्यू पुट करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 1.53। फिर से कौन सा रीज़न आ गया, एक्स रेज रीज़न। बोलो डन, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? Done, sir. चलो ओके, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा लैम्डा इक्वल टू h/2 MeV अंडर रूट MeV से डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल के आ जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो भाई श्रुति। आउट Out of blue and red light, which is deviated more by a prism? Give reason. हाँ भाई कौन सा कलर ज्यादा डेविएट होगा एरिना, ब्लू या रेड? Sir, blue. बिल्कुल सही, ब्लू कलर ज्यादा डेविएट होगा। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो। गिव Give the formula that can be used to determine refractive index of material of a prism in minimum deviation condition. मिनिमम डेविएशन कंडीशन में प्रिज्म का फॉर्मूला बताइए। प्रिज्म का मिनिमम डिवीजन के कंडीशन में फॉर्मूला है ना, कैसे क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन a/2, ऐसा कुछ हुआ करता था। साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। चलिए देख लेते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी ये देखिए, हाँ यही था, बिल्कुल सही। तो बाई अ प्रिज्म ब्लू लाइट इज डेविएटेड मोर देन रेड लाइट बिकॉज डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू होता है μ-1 इंटू a। मतलब एक तरीके से डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। बोलो हाँ। हाँ सर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा। बच्चों लिख लो ये फॉर्मूला, बहुत दिन बाद टकराया है, घर की दीवार में लिख लो बेटा। डेल्टा इक्वल टू μ-1 इंटू ए n-1 इंटू ए। अभी पूरे फार्मूले लिख के अपन दीवार गंदी करते जाएं, फिर अगले साल की दिवाली में हम और आप मिलके आपके घरों की दीवार साफ करेंगे। मैं बिल्कुल दिवाली में खरीद, हाँ। डेल्टा इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए, μ-1 इंटू ए। सर किसका है ये फॉर्मूला? ये डेविएशन का फॉर्मूला है बेटा, जो रेस डेविएट होती है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा इक्वल टू μ-1 इंटू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ अब देखिए डेल्टा इस प्रपोर्शन, जिसका μ-1 ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा, तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका μ-1 ज्यादा होगा। तो म्यू किसका ज्यादा होता है, वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन म्यू रेड कलर। नोट कर लो, तो डेविएशन किसका ज्यादा होगा, वॉयलेट कलर का या ब्लू कलर का। क्लियर? यस सर क्लियर। चलो Clear, sir. एरिना लिख लिया दीवार पे? सर दीवार पे तो नहीं लिखा सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ वही मतलब ये सर रिफ्लेक्टिव। क्लास और कितनी देर चलनी है? तो मैंने तो सर लिख दिया। आप वेरी गुड वेरी गुड श्रुति, बिल्कुल लिखे रहना है ना, पूरी भर दो घर की दीवारें, मैं ही आऊंगा पुताई करने। ठीक है लिखो अगला क्वेश्चन। चलो अगला देखिए, अगला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो अभी अभी मैंने बताया बच्चों, n इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। बताओ पढ़ाया था मैंने ये? पढ़ाया था सर। हाँ तो बेटा ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म और ये होता है डिवीजन। देखो डायरेक्टली फॉर्मूले रट्टे रटाए पूछने को आते हैं, अब कौन वहां डिराइव करता बैठा रहेगा, सीधा दे दिया फॉर्मूला की बताओ फॉर्मूला क्या है। तो कुछ चीजें रटना जरूरी है बच्चों, फॉर्मूले याद करके भी जाने जरूरी है, तो ये लिख लेना। नेक्स्ट अगला केस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया? हाँ हो गया। In a meter bridge, then एक मिनट हाँ बेटा पढ़ो। इन अ मीटर ब्रिज
In a meter bridge, the null point is found at a distance of L1 centimeter from A. If now a resistance of X is connected in parallel with S, the null point occurs at L2 centimeter. Obtain a formula for X in terms of L1, L2 and S. ओके क्या कह रहा है, पैरेलल में s के साथ x को जोड़ दिया है और x की वैल्यू चाहिए है इन द टर्म्स ऑफ L1, L2 और s। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, बड़े आराम से निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकलता है बच्चों। सबसे पहले मान लो अपने केस फर्स्ट केस में r के साथ s जुड़ा हुआ था, तो L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब जैसे ही आपने x और s को पैरेलल में जोड़ दिया तो एक नया रेजिस्टेंस बन गया x डैश। बना कि नहीं बना एरीना? यस सर, बन गया। एस डैश। और अब जैसे ही आप लगाएंगे वो बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला, तो R अपॉन नया रेजिस्टेंस इक्वल टू नई बैलेंस लेंथ L2 अपॉन 100 माइनस L2। नाउ सॉल्व कर दो बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अब देखिए यहाँ पे x, ये जब इसको R की वैल्यू जो है, ये R की वैल्यू, ये R की वैल्यू आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस R की वैल्यू क्या है, यहाँ से इस R की वैल्यू है अपने पास बच्चों, इस R की वैल्यू है, देखो मैं लिखता हूँ SL1 अपॉन 100 माइनस L1। बोलो है कि नहीं है सर। है सर। R की वैल्यू है SL1 अपॉन 100 माइनस L1। एक काम करो, यहाँ पे लाके पुट कर दो। सर क्यों पुट कर दें? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है जो रिलेशन चाहिए वो S में चाहिए है, L1 में चाहिए है, L2 में चाहिए, मतलब R को पिक्चर से गायब करना है। तो अपन को R को पिक्चर से गायब करना है, तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, इस R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, SL1 अपॉन 100 माइनस L1 होल डिवाइडेड बाई XS अपॉन X प्लस S इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। अब बच्चों ये पूरी पार्टी को ऊपर ले जाओ और ये पूरी पार्टी को नीचे ले आओ। तो देखो ध्यान से, ये पूरी पार्टी ऊपर चली गई तो क्या बन गया अपने पास बन गया XS अपॉन X प्लस S, और ये क्या बन गया SL1 अपॉन 100 माइनस L1 मल्टीप्लाई, जो नीचे होता है वो सबसे ऊपर आता है, 100 माइनस L2 अपॉन L2, और S से S कैंसिल। बोलो यस कि नो? ये देखो ये आ गया सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके, एक और बार एक्सप्लेन कर दूं इसको, ठीक है। देखो पहले एक बार मैं पूरा करा देता हूँ मानसी, फिर आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा एट द लास्ट। चलो, और ये बेटा कितना आ जाएगा, देखो श्रुति आपको क्लियर है, रीना आपको क्लियर है यहाँ तक कि नहीं हुआ क्लियर, बताओ। हाँ सर, क्लियर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा x अपॉन, हाँ सही जा रहे हैं, x अपॉन x प्लस एस इक्वल टू 100 माइनस L2 अपॉन 100 माइनस L1 मल्टीप्लाइड बाई L2। क्लियर? क्लियर है और सर। ऊपर L1 भी छूट गया था। देखो बेटा ये ही आ गया, ज्यों का त्यों आ गया ना। यस सर। इसको पलट करके लिखोगे तो x प्लस एस अपॉन एक्स इक्वल टू नीचे वाली पार्टी ऊपर 100 माइनस L2 इंटू L2 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू L1। क्लियर? क्लियर सर। चलिए अब बच्चों हमें x निकालना है, तो एक काम करो, इसको हम तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो 100 माइनस L2 इंटू L2 100 माइनस L1 इंटू L1 इज इक्वल टू x में x को ब्रेक कर दो, कितना हो जाएगा 1 प्लस s अपॉन x। s अपॉन x को अकेला छोड़ो, 1 को इधर ले जाओ, तो s अपॉन x इक्वल टू 100 माइनस L2 इंटू L2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1 इंटू 100 माइनस L1 इंटू L1 और माइनस का 1। ठीक है ना बेटा? अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है x चाहिए है, तो पलटी मार दो पूरे के पूरे को इसको, बट उसके लिए हमें LCM लेना पड़ेगा। हम क्या करें, LCM ही लेंगे। तो x अपॉन s इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 100 L2 माइनस L2 स्क्वायर माइनस 100 L1 माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा तो ऊपर प्लस L1 स्क्वायर अपॉन 100 माइनस L1 100
माइनस L1 इंटू L1। बोलो क्लियर बच्चों की नॉट क्लियर? क्लियर सर। ओके, अब इसको पलट दोगे तो x अकेला आ जाएगा और ऊपर s बन जाएगा। इन लोगों ने ऐसा डायरेक्टली कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर बताओ क्लियर है सर। भाई। देखो इन्होंने x की वैल्यू x अपॉन s करके मतलब सॉल्व नहीं किया, मैंने सॉल्व कर दिया है। कर लोगे ना? यस सर। चलो हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट वाला, हाँ यही है। चलिए ये भी हो गया। हाँ श्रुति पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27। अ पैरेलल A parallel plate capacitor is charged to a potential difference V by a DC source. The capacitor is then disconnected from the source if the distance between the plates is doubled. State with reason how the following will change. चलो भाई, तो Electric क्या field- कहा गया है? ठीक है वो देखते हैं एक एक करके। ये कहा गया है कि कैपेसिटर की प्लेट पहले D थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस D थी। अब इसके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, यानी 2D कर दिया गया है। चार्ज कर दिया गया है V वोल्ट से। भाई लो भैया, पहले V वोल्ट से चार्ज किया गया है, ओके, DC सोर्स, और उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो पहले ये चार्ज था, V वोल्ट से चार्ज था, इसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ओके, मतलब ये ओपन है। चलिए, तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो बताइए, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा V बाई डी। बताइए एरिना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा? सर उतना ही रहेगा। अच्छा, नहीं सर, हाफ हो जाएगा। क्या लिखा है? डिस्कनेक्टेड। क्या लिखा है? डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड सर, हाफ हो जाएगा। हाँ, V अपॉन 2D हो जाएगा बेटा, है ना? यस सर। हाँ, V बाई 2D, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाई 2D। क्लियर? क्लियर सर। Yes sir. चलो नेक्स्ट, कैपेसिटेंस सेम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा? C। सर कम हो जाएगा हाफ से। अच्छा, C हाफ से कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। वेरी गुड बेटा, D की जगह 2D हो जाएगा, तो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा C बाई 2। बिल्कुल सही, कम हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, बोलो बेटा क्या हो जाएगी? सर हाफ। बोलो भाई, कैपेसिटी देखो कम हो गई, C बाई 2 हो गई, तो कैपेसिटी हो गई C बाई 2। और वोल्टेज क्या रहेगा? वही रहेगा कि वोल्टेज भी कम हो जाएगा? वोल्टेज तो सेम रहेगा। बोलो। सर वोल्टेज तो सब कम हो जाएगा ना? नहीं, डिस्टेंस आपने बढ़ाई है, वोल्टेज तो V वोल्ट से ही चार्ज रहेगा ना कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है। बोलो यस कि नो? यस। तो वोल्टेज तो V ही रहेगा, क्योंकि वोल्टेज बैटरी तो V से ही चार्ज किया है इसको। क्लियर? क्लियर सर। तो एनर्जी कितनी हो गई? U बाई 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है सर। चलिए देख लेते हैं। यस, ये देखिए पहला वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड में नो चेंज। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओहो, एक मिनट बच्चों, गलती हो गई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड करता ही नहीं है V पर, मेरे से गलती हो गई, सॉरी बच्चों, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट का बेटा Q बाई V से नहीं निकालेंगे, बल्कि V निकालेंगे उससे। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, नो चेंज। समझ गए? यस सर। कैपेसिटी हाफ हो गई, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, अभी तो सर वोल्टेज नहीं चेंज हुआ। हाँ सर। कैपेसिटी हाफ हो गई है। नाउ यस सर। एनर्जी डबल्ड। एनर्जी कितनी हो गई? डबल। एनर्जी किससे निकालेंगे बच्चों? क्यू स्क्वायर अपॉन 2C से। ठीक है, सारे कंसेप्ट मैंने आड़े टेढ़े लगा दिए, बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरी ये, दुम, बहुत भयंकर गलती। चलो बच्चों, तो W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C हो जाएगा, तो आंसर एनर्जी डबल हो जाएगी, क्योंकि C इक्वल टू C बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। देखिए, मतलब एक गलती अपन ने करी इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने की, और वहाँ से सारा का सारा गलत होता आ गया। तो एक भी पॉइंट अगर गलत हो जाता है इन क्वेश्चंस में, तो सबका गलत हो जाएगा फिर। क्लियर हुआ? यस सर। सर ये एनर्जी वाला बताना। बेटा देखो, एनर्जी वाले में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C होता है कि नहीं होता? बोलो। यस सर, होता है। U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C।
अब चार्ज में तो चेंज आया नहीं है बेटा, बोलो हाँ। हाँ सर। तो चार्ज तो क्यू स्क्वायर ही है, बोलो यस। यस सर। कैपेसिटी आधी हो गई है क्योंकि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ओके सर, आ गया समझ में। है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सी कैपेसिटी जो है वो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, तो डी को सॉरी हाँ, तो आधी हो गई कैपेसिटी एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो C आधी हो गई, तो जहाँ पे यहाँ पे C आ रहा है तो 2 नई की जगह आएगा C बाई 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। तो ये 2 पलटी मार करके ऊपर चला जाएगा, तो टोटल एनर्जी तो 2 टाइम्स हो गई ना। यस सर, आ गया समझ में। क्लियर? क्लियर सर। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो बच्चों ये क्वेश्चन कि अगर आप प्लेट की डिस्टेंस बढ़ा देते हो तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहता है, यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगेगा E इक्वल्स टू वी बाई डी वाला। एक्चुअली वो V में कंसेप्ट लगता है V इक्वल टू ई इंटू डी। ओके, E में वो कंसेप्ट नहीं लगेगा, E तो कांस्टेंट आपको मिलेगा, E आपको कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर? क्लियर सर। हाँ, बल्कि जो वोल्टेज है बच्चों वो बढ़ जाएगा, आप अगर D बढ़ा देते हो तो वोल्टेज 2 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। देखिए, देखो ऐसे कि मतलब आप ऐसे देख लो E इक्वल्स टू वी बाई डी। अब E को आपको